तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैटर क्या होता है। तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर क्या है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोजेसेस सम मास। ऐसा कोई भी चीज़ जिसके पास कुछ मास हो, कुछ वज़न हो उसका, और वो कुछ जगह ले, उसको रखने के लिए कोई जगह होना। जैसे ये बोर्ड एक मैटर है, ये मार्कर को रखने के लिए एक जगह चाहिए, ये हाथ का जगह चाहिए, इसमें कुछ मास है, कुछ वज़न है, तो ये भी एक मैटर रहता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेस मास इज कॉल्ड मैटर। सिर्फ इतना सा बात था। मैटर आप लोगों को ऑलरेडी पता है। मैटर बना हुआ होता है पार्टिकल्स से, मेड अप ऑफ व्हाट, पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स किस क्या क्या होता है? पार्टिकल्स होता है आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स का कहने का मतलब क्या है? एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स मतलब मॉलिक्यूल्स मतलब आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी। चलिए बढ़ते हैं। क्लास 8 में हम लोग सब पढ़ चुके हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। देखते हैं उसके बाद वाला टॉपिक कि डिफ्यूज़न क्या होता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है वो देख लीजिए। उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझते हैं इस बात को। मान लीजिए एक यहाँ पे कुछ खाना पक रहा है, कुछ भी खाना, मतलब गैस में सोच लीजिए यहाँ पे आग जला हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे हम लोगों का कुछ बन रहा है, जैसे कि कुछ भी हम लोग 2 मिनट वाला मैगी बना रहे हैं यहाँ पे। तो इससे वेपर्स निकल रहा है। यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स है, इस वेपर का जो पार्टिकल्स है और एटम्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करता है ना, इस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में हम लोग खड़े हैं, मान लीजिए दूसरे रूम पे, इस रूम पे हैं, तो हम लोग इस, जैसे कि यहाँ पे भी पूरा एयर का मॉलिक्यूल है, एयर है, और यहाँ पे मैगी का जो स्टीम निकल रहा है उसका मॉलिक्यूल्स है। तो मैगी का स्टीम वाला मॉलिक्यूल्स ये डिफ्यूज़ कर जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा, मतलब मिक्स कर जाएगा एयर के मॉलिक्यूल के साथ। तो ये जो ब्लैक ब्लैक है वो मान लीजिए पार्टिकल्स ऑफ मैगी है, और ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है डॉट आपको, ये एयर है। थोड़ा देर बाद क्या होगा, ये ब्लू और ब्लैक साथ में सब मिल जाएगा, मतलब यहाँ भी ब्लैक आ जाएगा पूरा चारों तरफ, मतलब मैगी वाला पार्टिकल्स आ जाएगा, और यहाँ पे भी ब्लू आ जाएगा, मतलब एयर और मैगी का पार्टिकल इंटरमिक्स हो जाएगा, और हम लोग यहाँ से स्मेल कर पाएंगे चीज़ों को कि अच्छा मैगी बन रहा है, सामने वाले रूम में मैगी बन रहा है। तो हम लोग को क्या आएगा, वाटरिंग ऑफ माउथ्स हो जाएगा, हम लोग को मुंह में पानी आने लगेगा। तो ये क्या है, एक तरह का डिफ्यूज़न है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, टू सब्सटेंस का पार्टिकल। मैगी का सब्सटेंस, एक मैगी एक सब्सटेंस है, एयर एक सब्सटेंस है, दोनों का मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो रहा है, इंटरमिक्स हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न। आप लोग डिफ्यूज़न का डेफिनेशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं डिफ्यूज़न का, जैसे कि अगर मान लीजिए परफ्यूम, हम लोग एक परफ्यूम का डब्बा है, परफ्यूम का डब्बा, उसको हम लोग स्प्रे करते हैं जैसे ही, तो वो पूरे रूम को महका देता है, फुल रूम में आ जाता है वो। या फिर रूम फ्रेशनर, परफ्यूम की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, रूम फ्रेशनर भी ले सकते हैं। तो रूम फ्रेशनर अगर स्प्रे करते हैं तो फुल रूम में होता है, किसके मदद से, डिफ्यूज़न। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, डिफ्यूज़न है। जैसे कि घर में चिकन बन रहा है या फिर कुछ भी बन रहा है, तो वो पूरे घर में उसका सुगंध फैल जाता है, तो वो भी किसका एग्जांपल है, डिफ्यूज़न का एग्जांपल है। मतलब क्या हो रहा है कि उसका जो पार्टिकल्स है, चिकन से निकलने वाला जो धुआं है, उसका जो पार्टिकल से पूरे रूम में चला जा रहा है, एक रूम से दूसरे रूम, तो नेबर्स को भी वो महक मिल जाता है डिफ्यूज़न के वजह से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स है डिफ्यूज़न का, कि डिफ्यूज़न इन गैस इज़ फास्टर। अगर गैस टू गैस डिफ्यूज़न हो रहा है, एक गैस से दूसरा गैस में इंटरमिक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो उसमें जो डिफ्यूज़न होगा वो जल्दी जल्दी होगा। मतलब परफ्यूम को स्प्रे करते ही वो पूरा रूम में फैल जाएगा। पर एक मान लीजिए एक बड़ा सा टैंक, पानी का टैंक में हम लोग इंक डाल देते हैं, तो उस इंक को, इस टैंक का पूरा पानी को ब्लू करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब लिक्विड टू लिक्विड जो डिफ्यूज़न होगा वो थोड़ा स्लो होता है, पर गैस टू गैस जल्दी जल्दी हो जाता है। अगर सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूज़न का बात करें, मतलब किसी सॉलिड को किसी और सॉलिड के साथ डिफ्यूज़ कराने का बात करें, तो वो और भी ज़्यादा स्लो होता है, वो नॉर्मल कंडीशन में होता भी नहीं है। उसके लिए कुछ अलग से हम लोग को एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ेगा, कुछ अलग से प्रेशर या फिर कुछ कंप्रेस करके करना होगा काम। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो है रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इज़ रेज्ड। मतलब अगर टेम्परेचर को हम लोग राइज़ कर दें, टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, तो डिफ्यूज़न और भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। कैसे, वो देख लेते हैं। तो वही एग्जांपल लेते हैं हम लोग मैगी का। मान लीजिए मैगी यहाँ पे भी पक रहा है, मैगी बन रहा है यहाँ पे। तो मैगी जब बन रहा है तो इसमें हीट क्या है, इसमें टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इस रूम पे मान लीजिए मैगी बन रहा है, तो इस रूम तक, थर्ड रूम तक आदमी इसको स्मेल कर लेगा।
थर्ड रूम तक स्मेल कर लेगा। क्यों स्मेल कर लेगा? क्योंकि अभी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इसका जो मॉलिक्यूल है फास्ट डिफ्यूज़ करके इस तक पहुंच जाएगा। पर अगर जैसे ही मैगी को हटा देते हैं हम लोग, गैस ऑफ कर देते हैं, गैस ऑफ कर दिए, तो अभी क्या होगा, धीरे धीरे ये ठंडा हो जाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अभी डिफ्यूज़न भी फास्ट नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल्स आपस में डिफ्यूज़ इंटरमिक्स जल्दी नहीं हो पाएगा, तो ये आदमी तक स्मेल जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। तो ये आदमी फिर इस रूम से इस रूम पे आएगा, तब भी हो सके ना मिले, फिर इस रूम से इस रूम आएगा, तब उसको हल्का फुल्का मैगी का स्मेल मिलेगा, यहाँ पे आके स्मेल मिलेगा उसको। मतलब पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि जब ये टेम्परेचर इसका ज़्यादा था तो मैगी का स्मेल जो हो रहा था, मैगी का जो पार्टिकल है वो बहुत फास्ट डिफ्यूज़ कर रहा था और तीसरे रूम तक पहुंच जा रहा था और इस आदमी को स्मेल मिल जा रहा था। पर जैसे ही हम लोग गैस ऑफ कर दिया और थोड़ा देर बाद जैसे जैसे इसका टेम्परेचर घटते गया, इसको इस रूम पे आना पड़ा, तब स्मेल मिल रहा था, और टेम्परेचर घटा तो इसको इस रूम में आना पड़ा स्मेल सूंघने के लिए। इस आदमी को और कुछ काम नहीं है, बस मैगी सूंघना है इसको। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। चलिए देख लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर का स्टेट क्या है। ये नहीं मतलब यूपी बिहार वाला स्टेट नहीं, मैटर का स्टेट्स मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, जो आप लोगों को पता है सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा, ये सब टाइप्स है, स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या डिसाइड करता है, व्हाट डिसाइड्स दिस। ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा, वो कौन क्या और किस तरह का फैक्टर्स डिसाइड करता है कि वो मैटर सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा। ये सब इसका टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि देखने में कैसा, कि किसी भी मैटर को देख के हम लोग क्या बोलेंगे वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, ठीक है। तो देखने से पता चल ही जाता है, पर उस मैटर में ऐसा क्या होता है कि वो सॉलिड बन जाता है, कुछ मैटर में ऐसा क्या होता है कि वो लिक्विड बन जाता है, कुछ मैटर में ऐसा क्या होता है वो कि गैस हो जाता है। तो कुछ फैक्टर है, जैसे कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पहले। तो एक फैक्टर ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है उस मैटर के बीच में, उस मैटर के पार्टिकल्स का बीच में। दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो की फैक्टर्स है जो डिसाइड करता है कि कोई मैटर सॉलिड में जाएगा, लिक्विड में जाएगा या फिर गैस में गैस बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा हो गया नहीं मतलब क्या होगा वो मैटर, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं हम लोग डिटेल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। अब समझते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है। तो ये मान लीजिए कुछ मैटर है, इसमें कुछ पार्टिकल्स है। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के बीच का आपस में, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब आपस में बात कर रहा है, इंट्रा नहीं, इंट्रा होता तो किसी और के साथ, इंटर मतलब आपस में ही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपस में दो पार्टिकल के बीच में कितना स्पेस है। अगर स्पेस कम है, अगर स्पेस बहुत कम है तो वो क्या बन जाता है, बहुत कम, तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। दो पार्टिकल के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो इस दो पार्टिकल के बीच का स्पेस है, जगह है, खाली जगह, दो पार्टिकल के बीच की खाली जगह को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। अगर वो स्पेस बहुत कम है तो क्या होगा, सॉलिड होगा, सॉरी गैस नहीं, सॉलिड होगा। मतलब स्पेस अगर बहुत नज़दीक है, स्पेस है ही नहीं दोनों के बीच में, मतलब कुछ ऐसा है, मान लीजिए ऐसा कोई पार्टिकल है, स्पेस बहुत ऐसा नज़दीक है, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। अगर स्पेस जो है वो मॉडरेट है, ना ज़्यादा ना कम, तो वो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। और अगर स्पेस बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, गैस होगा। जैसे कि इस केस में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो ये इस वाला जो मैटर, ये वाला मैटर जो दिख रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये क्या बनेगा, ये क्या है, गैस है, ये गैस है, क्योंकि इसका स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, ज़्यादा है। समझ में आ गया इतना बात। अगर एक चीज़ और देखना है कि अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ कर देते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज़ करने के वजह से इसका जो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का इंक्रीज़ कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज़ करेगा मतलब मोशन करेगा ज़ोर से, और जैसे ही एक दूसरे से दूर भागेगा तो स्पेस क्या होगा, स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
तो क्या हो सकता है, अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा सकते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो अगर कम स्पेस है तो ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, मतलब सॉलिड को हम लोग लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है टेम्परेचर बढ़ाने बढ़ाने से। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है सॉलिड में कम है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा, मॉडरेट हो जाएगा, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि इन केस ऑफ एक आइस ले लेते हैं, इस आइस पे हम लोग अगर हीट करेंगे तो आइस में अभी फ़िलहाल क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, इसलिए ये सॉलिड है। जैसे ही हम लोग हीट करेंगे तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, घटने लगेगा, मॉडरेट लेवल में आ जाएगा, तब ये पिघल के क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। फिर इस लिक्विड को हम लोग फर्दर हीट करेंगे तो फिर से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा का मतलब ये क्या बन जाएगा, गैस, मतलब गैस बन के उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को। समझते हैं दूसरा टॉपिक जो कि था हम लोग का क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको तब तक आप स्क्रीनशॉट या तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। 1 2 3 मैं मिटा रहा हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि अगर किसी पार्टिकल में कुछ मैटर है, उसका दो पार्टिकल के बीच में कितना अट्रैक्शन है एक दूसरे में, अट्रैक्शन होगा, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, IMFA, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा किसी पार्टिकल में, मतलब उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा दो पार्टिकल के बीच। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, कम होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा उसी हिसाब से वो डिसाइड होगा, वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। तो समझते हैं, अगर IMFA मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, IMFA ये बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा हुआ तो बहुत जल्दी जल्दी अट्रैक्ट करेगी दूसरे को, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्पेस क्या होगा, बहुत कम। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड। मतलब सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट रहा, ना ज़्यादा ना कम, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दोनों के बीच का जो स्पेस होगा वो भी मॉडरेट होगा, और अगर मॉडरेट होगा तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और उसी तरह से अगर IMFA बहुत कम हुआ, अट्रैक्शन बहुत कम, तो IMFS क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपस में अट्रैक्शन कम होगा तो ये दूर दूर रहेगा, अगर दूर दूर रहेगा तो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अगर होगा, IMFA बहुत क्या कम होगा अगर, तो IMS क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, ज़्यादा, तो वो क्या बन जाएगा, गैस। बस इतना सा बात था। इसके बाद हम लोग पता कर लेते हैं सॉलिड लिक्विड गैस का प्रॉपर्टीज़, डायरेक्टली आते हैं उस पर। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, ओके। तो ये रहा कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, जो कि है सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। बहुत ही रिजिड होता है सॉलिड, मतलब इसका जो पार्टिकल्स है कुछ इस तरह से रहता है, मतलब बहुत ही पास पास रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिजिड होता है। बहुत ही इनकम्प्रेसिबल मतलब इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। रीज़न क्या है कंप्रेस क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पार्टिकल्स है उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है, जगह खाली नहीं बचता है। उसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है सॉलिड का और एक वॉल्यूम होता है। फिर से रीज़न क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता, जगह नहीं होता खाली बीच में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, मतलब वही जो हम लोगों ने अभी देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए पास पास होता है, इसी डिसाइडिंग फैक्टर है ये। जो दो पार्टिकल है दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, तभी ये पास पास है, तभी बीच में जगह नहीं है। डिफ्यूज़न फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड इज स्लो, डिफ्यूज़न स्लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि फिर से वो जगह बीच में खाली ही नहीं होता है, तो क्या डिफ्यूज़न होगा, दूसरा पार्टिकल इसके अंदर कैसे घुस पाएगा, इसलिए क्या होता है, डिफ्यूज़न फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड इज स्लो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड की ओर, जो कि है, तो यह है कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड्स का। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता बट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मतलब किसी भी उसको किसी भी जार पे या फिर किसी भी शेप के वेसल में रख दीजिए, उसी का शेप ले लेता है, मतलब फिक्स शेप उसका नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम कैसे होता है, तो देखिए मान लीजिए कि एक बिस्लरी का बॉटल है, ये एक बिस्लरी का बॉटल है, जो ऐसा नहीं होता है, फिर भी हम ऐसे ही बना रहे हैं कुछ इस तरह से। एक बिस्लरी का बॉटल है 1 लीटर का, 1 लीटर का। अगर इस बिस्लरी का 1 लीटर का बॉटल को एक ग्लास में हम लोग डाल देंगे, पोर कर देंगे, तो अब ग्लास में कितना वाटर है, 2 लीटर की 3 लीटर, अभी भी वही एक ही लीटर है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अगर 1 लीटर का बॉटल
मतलब 1 लीटर का पानी को अगर किसी बड़े बकेट में या ग्लास में रखेंगे तो फिर भी वो 1 लीटर ही पानी रहेगा, वो लीटर बढ़ नहीं जाएगा, वॉल्यूम बढ़ नहीं जाएगा। इसलिए लिक्विड क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम का होता है। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ये तो पता ही है सबको। ऐसा कोई ज़मीन खोज कर निकालिए जो कि इस तरह का हो, यहाँ पे पानी पानी फेंक दीजिए और पानी दिखेगा, फ्लो कर जाएगा हायर लेवल से लोअर लेवल। इसी का उल्टा कीजिए, यहाँ पे पानी डालिए, ये ऊपर नहीं जाएगा। मतलब वाटर मतलब लिक्विड हमेशा फ्लो करता है कहाँ से कहाँ, हायर लेवल टू लोअर लेवल। इंटरमॉलिकुलर फोर्स आर वीकर देन सॉलिड बट ग्रेटर देन गैसेस। जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो थोड़ा सा वीक होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, बट ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, गैस के कंपैरिजन में। मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड बट लेस देन गैस। कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस, इंटरमॉलिकुलर स्पेस है, इसलिए कंप्रेस किया जा सकता है सॉलिड से ज़्यादा। बट गैस के कंपैरिजन में कम किया जा सकता है। डिफ्यूजेज मोर इजीली। एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ इजीली डिफ्यूज़ कर जाता है, किसके कंपैरिजन में, विथ कंपैरिजन सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में। मैं नहीं लिखता हूँ यहाँ पे। डिफ्यूजेज मोर इजीली विथ कंपैरिजन टू सॉलिड बट डिफ्यूजेज लेस इजीली विथ कंपैरिजन टू गैस। चलिए बढ़ते हैं गैस की तरफ प्रॉपर्टीज़ में। उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ओके। तो ये है कुछ गैसेस का प्रॉपर्टी। गैसेस का फिक्स शेप ना तो फिक्स्ड शेप होता है, ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है। कैसे, तो मान लीजिए एक छोटा सा परफ्यूम का डब्बा है जिसमें बहुत सारा 500 ml 500 ml का ड्रॉपलेट्स है। किसका, परफ्यूम का। क्या है ये, परफ्यूम। कुछ इस तरह से मान लीजिए परफ्यूम का बॉटल है, इसमें 500 ml ऑफ पार्टिकल्स है, किसका, परफ्यूम का। मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे पटक देते हैं, तोड़ देते हैं, तो टूट जैसे ही जाएगा, ये टूट जाएगा तो ये पार्टिकल्स जो है निकल जाएगा और पूरे रूम में, रूम है बड़ा सा रूम, कुछ बड़ा सा रूम है, पूरे रूम में फैल जाएगा पार्टिकल्स। मतलब पहले वॉल्यूम कितना था, इतना ही था, इतना ही जगह पे वो फिक्स था। जैसे ये टूट गया तो इतना जगह ले लिया, मतलब कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, जितना बड़ा जगह दे दीजिएगा उतना बड़ा जगह ले लेगा वो। ठीक है, तो बस इतना ही था। उसका कुछ एग्जांपल है एलपीजी और सीएनजी। जैसे कि हम लोग घर में जो सिलेंडर यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, वो एक एग्जांपल है। जैसे एलपीजी, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऐसा गैस जो कि लिक्विफाइड किया गया है कंप्रेस करके, उसको कंप्रेस किया गया है। मतलब क्यों, क्योंकि हाईली कंप्रेसिबल होता है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। वॉल्यूम का भी एग्जांपल है ये एलपीजी, और कंप्रेसिबल का एग्जांपल भी है एलपीजी। कैसे, वॉल्यूम, अगर एलपीजी सिलेंडर को अगर हम लोग लीक कर दें या फिर हटा दें तो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और पूरा रूम पे फैल जाता है, पूरा रूम का वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेता है, ले लेता है। मतलब कभी उसका एलपीजी ज़्यादा जितना ही वॉल्यूम है और कभी पूरा रूम जितना ही है, कुछ भी हो सकता है, फिक्स वॉल्यूम नहीं है। कंप्रेसिबल कैसे, तो उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस को बस हम लोग एक सिलेंडर में, छोटे से सिलेंडर में हम लोग भर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग मान लीजिए एक बड़ा सा रूम है, उसमें बहुत दूर दूर में गैस है, मतलब पार्टिकल्स है गैस का, इसको अगर हम लोग कंप्रेस कर देंगे, कैसे कंप्रेस करते हैं, पिस्टन से करते हैं। कुछ इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे एक है, ये एक सिलेंडर है, ये एक पिस्टन है जिसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है, ये अभी क्या बना हुआ है, अब ये गैस है। अभी इसको अगर हम लोग पुश करेंगे, कंप्रेस करेंगे नीचे, तो धीरे धीरे नीचे आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, तो पार्टिकल्स भी तो पास पास आने लगेगा ना। जैसे जैसे नीचे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो पार्टिकल्स कहाँ आ गया, सारा पार्टिकल्स अंदर ही अभी भी, पर अभी पास पास है। तो जैसे ही पास पास हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो पिस्टन को कंप्रेस किया हम लोग, कंप्रेस करने पे क्या हुआ, जितना पार्टिकल्स है वो नज़दीक नज़दीक आ गया और ये गैस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऐसा पेट्रोलियम गैस जिसको कंप्रेस करके लिक्विफाइड किया गया हो। तीसरा पॉइंट है डिफ्यूज़न इज़ फास्टर, मतलब डिफ्यूज़न बहुत ही फास्टर रेट में होता है सॉलिड और गैस के, सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और इससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, तो उसके बाद हम लोग का टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे चेंज करेंगे, मतलब कोई भी सॉलिड, कोई भी मैटर है जो सॉलिड है उसको लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड से वो गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, गैस से फिर से लिक्विड, लिक्विड से फिर से सॉलिड, किस तरह से होता है। तो उसका मेथड है, दो तरह का मेथड, एक है बाई टेम्परेचर मेथड, एक बाई प्रेशर। बाई प्रेशर से अभी हम लोग बात की, जो पिस्टन वाला है कि पिस्टन को हम लोग प्रेशर, पिस्टन में प्रेशर देते हैं तो एक गैस को हम लोग लिक्विड में कर सकते हैं, उसी तरह से पिस्टन को ऊपर उठाएंगे तो वही लिक्विड वापस से गैस बन जाएगा। तो प्रेशर वाला बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका एग्जांपल क्या था, एलपीजी था, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी था, और भी बहुत सारा है।
चलिए टेम्परेचर का बात करते हैं हम लोग। मेन टाइप का जो यही है, सॉलिड लिक्विड गैस में जो टेम्परेचर में चेंज होता है बाय मेथड ऑफ टेम्परेचर। कैसे? तो ये एक चार्ट है जिसको आप लोगों को बारीकी से समझना है कि अगर किसी सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो उसका स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। सॉलिड से हीट देने पे लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लिक्विफिकेशन या फिर मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न भी बोलते हैं। तो हम लोग एक ही लिख रहे हैं यहाँ पे, मेल्टिंग भी बोलते हैं, लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं और फ्यूज़न भी बोलते हैं। सॉलिड को हीट देने पे लिक्विड में कन्वर्ट करने को मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड को हीट देने पे गैस में कन्वर्ट करने को हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं, वेपराइजेशन। या फिर हम लोग इसको लिख लेते हैं क्या? बॉइलिंग। वेपराइजेशन बोलते हैं या तो बॉइलिंग बोलते हैं। गैस को जब कूल करते हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा रहता था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अगर कूल करके, कूल जैसे ही करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? कम हो जाएगा। जैसे ही कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये लिक्विड बन जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को, सबका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। लिक्विड को कूल करते हैं सॉलिड में तो इसको क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। इसका एक और नाम है क्या? फ्रीजिंग। जो हम लोग घर पे आइस को करते हैं वो फ्रीजिंग। कोई कोई सबलाइम मैटर होता है, मतलब वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस से सॉलिड में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सब्लिमेशन। दोनों प्रोसेस को, सॉलिड से अगर गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है तब भी हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन, गैस से अगर डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से उसको भी बोलते हैं सब्लिमेशन। ये कुछ सबलाइम मटेरियल ही करता है, बाकी सब नहीं करता है सबलाइम मटेरियल। जैसे कि क्या 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 एग्जांपल बताइए। सबलाइम मटेरियल में एग्जांपल में आएगा आपको, आप लोगों का जो नैप्थलीन बॉल्स है, नैप्थलीन, या फिर जो कपूर होता है, कैम्फर, ये सब सबलाइम मटेरियल्स है। ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जैसे कि हम लोग कूल करते हैं जब उसको। तो इस चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए, सबका एग्जांपल्स के साथ हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है? ओके। चलिए देख लेते हैं पहले इन चारों को क्या क्या है। मेल्टिंग, सबसे पहले देखते हैं मेल्टिंग। इसको क्या, इसका दो नाम और क्या क्या है? एक है फ्यूज़न और दूसरा है क्या? लिक्विफिकेशन। ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। ये साइन हीटिंग का है। अगर ट्रायंगल बनाएंगे केमिस्ट्री में तो इसका मतलब क्या है? हीट हो रहा है, ठीक है? सॉलिड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड व्हाट? मेल्टिंग और फ्यूज़न और लिक्विफिकेशन। समझ में आ गया होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो ऐसा टेम्परेचर समझ लीजिए कि यहाँ पे एक आइस है, इसको हम लोग हीट तो दे रहे हैं पर अभी भी आइस है, और हीट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। इंक्रीज़ करते करते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ये मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जब कोई सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट करे, उस मिनिमम टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो ये अलग अलग सॉलिड के लिए, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग होता है, सबके लिए अलग अलग वैल्यू होता है, सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में MP बोलते हैं, ठीक है? तो इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी गिवन सॉलिड लिख लेंगे क्योंकि सब सॉलिड का अलग अलग होता है। एनी गिवन सॉलिड मेल्ट्स, स्टार्ट मेल्टिंग, या फिर लिख दें क्या? स्टार्ट मेल्टिंग। आप लोग खुद से इसको बुक से देख लीजिएगा कैसे, अगर या फिर आप लोग अगर नोट्स चाहिए तो मेरे जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, इस पर आप लोग नोट्स सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सअप में। आप लोग को PDF फॉर्मेट में नोट्स मैं भेज दूंगा। मिनिमम टेम्परेचर इन विच अ गिवन सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज नॉन एज वर्ड मेल्टिंग पॉइंट। आप लोग लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ उसी में लिख लीजिए कि आप मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ गिवन सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज नॉन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग में क्या होता है? ये भी इसको एक और नाम से जाना जाता है, किससे? वेपोराइजेशन से। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है ऑन हीटिंग। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड व्हाट? बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें कि एक लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। पर कौन सा लिक्विड? गिवन लिक्विड। सब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ गिवन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग
इज कॉल्ड व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया ये चारों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देख लेते हैं कंडेंसेशन, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, कि द प्रोसेस इन विच अ गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। अगर एक गैस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में कूल करने पे, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इसका एग्जांपल देखते हैं। इससे इसी एग्जांपल के मतलब कंडेंसेशन का ही प्रोसेस होता है। जो हम लोग का बादल बनता है वो एक्चुअली कंडेंसेशन होता है, पर उसको हम लोग नहीं समझेंगे। हम लोग एक शॉर्ट एग्जांपल लेंगे, छोटा एग्जांपल। मान लीजिए गर्मी का दिनों में, समर सीजन में, हम लोग फ्रिज में पानी रखे हैं, बॉटल, वाटर बॉटल रखे हैं फ्रिज में, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। उसको हम लोग फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिए इस तरह से, ठीक है। जैसे ही बाहर रखेंगे, थोड़ा देर बाद देखिए दिखेगा हम लोगों को कि ऐसे ऐसे वाटर का ड्रॉपलेट जम गया उसके वॉल्स पे। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। कैसे? तो ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, ठंडा है ये। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट्स में पार्टिकल्स है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, और मूव करके जब इससे टकरा रहा है इसके वाल से, तो ये जो पार्टिकल्स है ये क्या हो जा रहा है, कूल हो जा रहा है। मतलब ये गैस था, ये सब गैस है, ये क्या हो रहा है, इसका कूलिंग हो जा रहा है। कैसे कूलिंग हो रहा है? क्योंकि ये बॉटल का वॉल अभी कूल है, अभी अभी फ्रिज से निकला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो जैसे ही ये सब पार्टिकल्स ब्राउनियन मूवमेंट कर रहा है और इससे टकरा रहा है, तो ये कूल हो जा रहा है। जैसे ही कूल हो जा रहा है तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, लिक्विड में। तो वो लिक्विड चारों तरफ इस बॉटल के वॉल में आ जा रहा है। वो पानी लीक नहीं कर रहा है अंदर से, बाहर से ही इन्वायरमेंट का जो गैसेस है वो इसके कांटेक्ट में आने के बाद कूल होकर लिक्विड बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। और ये जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू। इसीलिए माउंटेन ड्यू का नाम पड़ा, माउंटेन ड्यू का नाम माउंटेन ड्यू पड़ा है, क्योंकि वो ड्यू बना देता है। माउंटेन ड्यू का बॉटल फ्रिज से निकालने पे चारों तरफ उसके बॉटल में ड्यू बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं माउंटेन ड्यू। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। दैट्स इट, इजी टॉपिक है ये भी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्लिमेशन की ओर। तो सब्लिमेशन, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि एक प्रोसेस है जहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, और डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में, तो उसको करना पड़ता है, मतलब किसी सॉलिड को अगर हीट किए और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया गैस में, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। या फिर कोई गैस कूल करने पे डायरेक्टली सॉलिड बन जाए तो उसको भी क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ये सिर्फ एप्लीकेबल है, इस प्रोसेस सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, सब्लाइम सब्सटेंसेस के लिए, जैसे कि कैम्फर और नैप्थलीन बॉल्स। कैम्फर का मतलब कपूर, जो डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उससे पहले इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ओके। उसके बाद हम लोग का एक टॉपिक आता है लेटेंट हीट बोल के, पर वो एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम लोग इसको अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब हालांकि एक डेडिकेटेड वीडियोस बना देंगे जो सिलेबस में मतलब बहुत सारे एनसीईआरटी बुक्स में, मतलब एनसीईआरटी बुक्स में है नहीं, बहुत सारे बुक्स में दिया हुआ है पर एनसीईआरटी में नहीं है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं इस टॉपिक को भी अलग वीडियो में बनाऊँगा। इस वीडियो में डेडिकेटेड रहेगा बस एनसीईआरटी का सिलेबस जो भी है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इवापोरेशन की ओर। उससे पहले कन्वर्सन का एक टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, कन्वर्शन। तो कन्वर्सन के लिए फॉर्मूला हम लोग के लिए काफ़ी है, जो आप लोग को बचपन से पढ़ाते आया हुआ है, मतलब पढ़ चुके हैं आप लोग ये चीज़। तो 3 तरह का स्केल्स होता है। स्केल्स क्या क्या, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, जिसके पास डिग्री नहीं है। तो स्केल्स 3 तरह का होता है। तो कन्वर्सन आता है इसका, मतलब सेल्सियस में आपको क्वेश्चन दे देगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, या फिर केल्विन में दे देगा, सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा। तो 3-4 फार्मूला है, हम लोग इसको एक ही फार्मूला में रट लेंगे, जो कि है C/5 इक्वल्स टू K - 273/5 इक्वल्स टू 9/5 F - 32। अब मान लीजिए सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन निकालने बोल रहा है, या फिर केल्विन दिया है सेल्सियस निकालने बोल रहा है, तब ये दोनों फार्मूला हम लोग लगा लेंगे। अगर सेल्सियस दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट निकालने बोल रहा है, या फिर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है सेल्सियस में निकालने बोल रहा है, तो ये इक्वल्स टू ये कर देंगे, फार्मूला में पुट कर देंगे। अगर केल्विन से फ़ारेनहाइट या तो फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो ये दोनों फार्मूला लगा देंगे, इसको हटा देंगे। तो मान लीजिए C दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है कुछ 0 डिग्री सेल्सियस,
और इसको केल्विन में कितना होगा पूछ रहा है, तो हम लोग सिंपली क्या लगा देंगे, बस ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, C/5 इक्वल्स टू K-273/5। मतलब जो दोनों का बात कर रहा है बस उसी दोनों को लिख लेंगे, बाकी तीसरा को हम लोग इग्नोर मारेंगे। इससे देखो देखिए 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का जो दिया हुआ है C दिया हुआ है, C के जगह पे वो पुट कर देंगे। C कितना दिया हुआ 0, तो इसके जगह पे हम लोग 0 पुट कर देंगे। 0 इक्वल्स टू K-273, तो K को अकेला करेंगे 273 इधर आएगा, 0 + 273 कितना हो जाएगा 273 K, मतलब केल्विन में कितना आ जाएगा 273 केल्विन। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्सन करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। अगर फिर भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका अलग वीडियो बना दूंगा कुछ क्वेश्चंस के साथ, या फिर आस्क डाउट बोल के एक नंबर दिया हुआ है, उसमें भी आप लोग डाउट सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। मैं उसका अलग वीडियो बना के सॉल्व करके आप लोग को बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम लोग का लास्ट टॉपिक है इवापोरेशन। इवापोरेशन टॉपिक लिखिए आप लोग, इवापोरेशन। तो देख लेते हैं दोस्तों इवापोरेशन क्या होता है। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कभी भी आप लोग कभी कपड़ा सूखते हुए देखे हैं क्या, उसमें हम लोग कपड़ा को ऐसे टांग देते हैं, बस कुछ इस तरह से टांग देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें बॉइलिंग नहीं होता है, वाटर पार्टिकल्स उसमें रहता है पर उसमें बॉइलिंग नहीं होता है। वो क्या होता है, डायरेक्टली ऐसे ही सूख जाता है। मतलब उस केस में वो उसी टेम्परेचर में सूख जाता है जो कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में है। बॉइलिंग पॉइंट क्या था, ऐसा टेम्परेचर जब वाटर क्या करे, बॉइलिंग करने लग जाए, मतलब गैस में कन्वर्ट होने लग जाए। पर इवापोरेशन में भी वही चीज़ होता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, वेपर में, बट बॉइलिंग वाला जो टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर में ही हो जाता है, क्योंकि ये सरफेस टू सरफेस होता है, मतलब ऊपरी लेयर में हो जाता है। सरफेस फेनोमेना ही है, सरफेस फेनोमेना। तो इसमें क्या होता है, खाली जानना यह है कि द प्रोसेस ऑफ ऐसा प्रोसेस जिसमें कि लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में, किस टेम्परेचर में, बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर के कम टेम्परेचर में। ये जो है, ये प्रोसेस जो है इवापोरेशन, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब उसको कहीं से भी हीट में वो बटोर लेगा और अपने अंदर वो खींच लेगा वो हीट को। मतलब जैसे समझ लीजिए कपड़ा है, क्लोथ है कोई, इसको अगर हम लोग बाहर ऐसे सुखाने के लिए रख देंगे तो सनलाइट इसमें पड़ेगा, कुछ टेम्परेचर पड़ने से ही इसका जो लेयर बाई लेयर, जो वाटर का लेयर है इस कपड़े के अंदर, वो इवापोरेट हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा गैस फॉर्म में। और जो आसपास का सराउंडिंग में जो लिक्विड है या फिर एयर है, उससे वो हीट खींच के, सन से हीट खींच के ये इवापोरेट होगा। मतलब इवापोरेट होने के लिए इसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट क्या करेगा, सोखेगा अपने अंदर, तो वो हीट एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इवापोरेशन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये देखा गया है। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस ही आंसर है कि इवापोरेशन की वजह से कोई भी चीज़ ठंडा होने लगता है। तो एक फेमस क्वेश्चन है, वाई इवापोरेशन कॉज कूलिंग, उसको हम लोग इसी वीडियो में आगे देखेंगे। उससे पहले जान लेते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स, फैक्टर क्या क्या है इवापोरेशन को बढ़ाने या घटाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हो गया, ओके। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो इवापोरेशन के रेट को बढ़ाता है या घटाता है। रेट मतलब कि वो कितना जल्दी होगा इवापोरेशन या कितना लेट से होगा, वो चीज़ को कौन कौन सा फैक्टर्स डिसाइड करता है। तो ये है कुछ 4 फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करता है इवापोरेशन के जल्दी या फिर लेट से होने का जो क्राइटेरिया है उसको। तो पहला है वो है टेम्परेचर। तो एक सनी डे में, वही कपड़ा का एग्जांपल ही लेते हैं हम लोग, एक कपड़ा ऐसे पसारा हुआ है, कुछ ऐसा कपड़ा पसारा हुआ है, तो अगर सनी डे हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, तो ये कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, मतलब इवापोरेशन क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा। अगर क्लाउडी डे है, सन अच्छा से नहीं है, सनलाइट अच्छा से नहीं है, धूप नहीं है, तो ये लेट से सूखेगा। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। रेट ऑफ इवापोरेशन हम लोग शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर घटाने से रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, घट जाएगा। बात समझ में आ गया। सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया कैसे, सरफेस एरिया मान लीजिए अगर हम लोग कपड़ा को, वही कपड़ा को, सेम कपड़ा को अगर ऐसे मोड़ मार के, ऐसे मोड़ मार के ऐसे रख दिए, धूप में ही रखें पर ऐसे मोड़ मार के रख दिए, पहला कंडीशन में। और दूसरा केस में क्या किए, इसको अच्छा से पसार दिए, पूरा अच्छा से फैला दिए, इस तरह से ऐसे फैला दिया, फैला के अच्छा से पसार के इसको सुखा रहे हैं। तो किस केस में जल्दी से इवापोरेशन हो जाए, जल्दी से सूख जाएगा, तो इस केस में सरफेस एरिया कम है, इसलिए इवापोरेशन का रेट, मतलब इवापोरेशन कितना जल्दी होगा, इसमें ज़्यादा जल्दी होगा, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है। मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होने से इवापोरेशन जल्दी होता है, सरफेस एरिया कम होने से इवापोरेशन लेट से होता है। मतलब सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा,
बढ़ेगा। सरफेस एरिया घटा देंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन में क्या होगा, घट जाएगा। ये घटा देंगे तो ये भी घट जाएगा। मतलब इस केस में जिसमें सरफेस एरिया उस कपड़ा का ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा एक्सपोज्ड है, तो उस केस में इवापोरेशन क्या होगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। पर इसमें हम लोग जब क्रम्बल कर दिए, जब इसको मोड़ मार के रख दिए, तो इसमें क्या होगा, इवापोरेशन लेट से होगा, मतलब बहुत लेट से सूखेगा ये चीज़। समझ में आ गया सरफेस एरिया भी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में, हम लोग के इन्वायरमेंट में कितना वाटर ड्रॉपलेट्स है। मान लीजिए किसी दिन इस इन्वायरमेंट में, किसी रूम में वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अगर वाटर ड्रॉपलेट्स कुछ कम है तो हम लोग बोलेंगे ह्यूमिडिटी कम है। तो ह्यूमिडिटी भी डिसाइड करता है कि इवापोरेशन का रेट को, कितना जल्दी ये होगा या नहीं होगा। फिर से लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए रेनी सीजन में, रेनी सीज़न है मान लीजिए, तो रेनी सीज़न में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स का प्रेजेंस ज़्यादा होता है। तो इस वजह से क्या होता है, इस पे विंड स्पीड या सनलाइट पड़ने के बावजूद इवापोरेशन होगा, पर क्या होगा, लेट से होगा। क्यों? क्योंकि इससे जो पानी का वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेगा वो निकल के कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में ही जाएगा। पर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर ड्रॉपलेट्स पहले से बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो इसको जाने में टाइम लगेगा। पर अगर ह्यूमिडिटी कम है, मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर का पार्टिकल्स कम है, तो इसको जाने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत चले जाएगा। मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होगा, तो इसको अपना जगह खोजने में, इसका वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में निकलने में ज़्यादा तकलीफ़ होगा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवापोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ह्यूमिडिटी कम रहेगा, जैसे कि समर डेज़ में ह्यूमिडिटी कम रहता है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा, मतलब जल्दी जल्दी सूख जाएगा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा कब होता है, मानसून सीज़न में ह्यूमिडिटी होता है, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर बारिश ही रहता है, तो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स भरा पड़ा हुआ रहता है, इसलिए ये जल्दी सूख नहीं पाता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, उसके कारण से इवापोरेशन का रेट कम हो जाता है। समझ में आ गया होगा ह्यूमिडिटी भी। चलिए विंड स्पीड देख लेते हैं। ये हम लोग बात करते हैं घर के अंदर का। मान लीजिए घर के अंदर हम लोग कपड़ा सुखा रहे हैं, हम लोग हर एक एग्जाम्पल कपड़ा से ही निपटा दिया ना। तो घर के अंदर हम लोग टांग दिए एक इससे सेम चीज़, वही कपड़ा को, और उसमें फ़ैन नहीं चलाए हैं। और दूसरे केस में क्या किए हैं, फिर से कपड़ा को टांग दिए और ऊपर क्या चला दिए, फ़ैन चला दिए। तो बताइए किस केस में जल्दी जल्दी सूख जाएगा कपड़ा। तो ऑब्वियसली जब फ़ैन चलाएंगे तब ये कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। मतलब इससे पता चल रहा है साफ कि विंड स्पीड ज़्यादा होता है तो इवापोरेशन का रेट भी ज़्यादा होता है। मतलब विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विंड स्पीड को हम लोग बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विंड स्पीड घटाएंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी घट जाएगा। तो ये था कुछ फैक्टर्स जो कि डिसाइड करता है कि इवापोरेशन कितना जल्दी या कितना लेट से होगा। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए, और बहुत सारा क्वेश्चंस का आंसर को इस वीडियो में ही मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर से वीडियो को एक बार और देखिएगा बाद में, ताकि आप लोग और अच्छा से डीपली समझ में आए। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हम लोग का डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है इवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में। जो पहला डिफरेंस है वो है टेक्स प्लेस इन ऑल टेम्परेचर। इवापोरेशन कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है, ये प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर में पॉसिबल है। पर बॉइलिंग सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट, उस सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट में ही प्रोसेस ये कंटिन्यू होता है। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में ये बॉइलिंग प्रोसेस होता ही नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये स्लो है एंड साइलेंट प्रोसेस है। मतलब बहुत ही स्लो होगा और इतना साइलेंटली होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब इवापोरेशन हो रहा है। पर बॉइलिंग बहुत ही फास्ट प्रोसेस है और बहुत ही वायलेंट है। आप लोगों को पानी उबलता हुआ दिखता होगा, क्योंकि वो वायलेंट प्रोसेस आपको दिखता है, वो ऐसा ऐसा कुछ हरकत करता है। नंबर थर्ड में है टेक्स प्लेस ओनली इन सरफेस। ये बस सरफेस टू सरफेस होते जाता है। एक एक सरफेस का लेयर इवापोरेट होता है, फिर दूसरा सरफेस आता है, उसका इवापोरेशन होता है। पर बॉइलिंग जो होता है पूरा इंटायर मास में, पूरा का पूरा बल्क में होता है। मतलब अगर पानी या फिर कोई भी लिक्विड हम लोग बॉयल कर रहे हैं तो इंटायर मास बॉयल होता है। रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करता है किस किस चीज़ों पे। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखे किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड वगैरह वगैरह। रेट ऑफ बॉइलिंग जो है वो भी सेम चीज़ों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ये दोनों सिमिलरिटी है, डिफरेंसेस नहीं है। पहला 3 पॉइंट डिफरेंसेस है इवापोरेशन और बॉइलिंग का। जो फोर्थ पॉइंट है वो एक तरह का सिमिलरिटी है दोनों का। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके,
ठीक है, हो गया, ओके। बढ़ते हैं हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वाई डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, उस पर बात करते हैं। इससे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ उसको। ओके, मैं मिटाऊँ, दैट्स इट। तो ये रहा इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि है वाई डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो भी एग्ज़ाम आप लोगों का होगा इसमें ये सवाल आने का चांस, आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर उसी में है कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब किया जाता है। तो वही लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन इसका, इवापोरेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आप लोग को लिखना भी एग्जाम में इसी तरह से है। मैं एक एक लाइन का एक मतलब भी समझाऊंगा, और मैं इस चीज़ को साथ साथ में नहीं लिखा इसलिए क्योंकि टाइम बचेगा, वीडियो का लेंथ छोटा होगा। मैं इस जो लिखने वाला पार्ट है उसको मैं एडिट कर दूंगा, ठीक है, जो मैंने अभी तक लिखा। तो इवापोरेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें कि हीट क्या होता है, सो अ लिक्विड एब्जॉर्ब्स हीट, क्योंकि वह एंडोथर्मिक में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जो लिक्विड है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग इवापोरेशन। जो भी लिक्विड इवापोरेट हो रहा है, ठीक है, जो भी लिक्विड इवापोरेट हो रहा है वो क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग क्या, ड्यूरिंग इवापोरेशन। दिस हीट मे बी प्रोवाइडेड बाय द लिक्विड इटसेल्फ और बाय द सराउंडिंग्स। अब ये जो हीट ये एब्जॉर्ब करेगा वो इसको कौन देगा, वो ही लिक्विड देगा, खुद अपने आप से ही वो हीट खींच लेगा, या तो आसपास के सराउंडिंग से खींचेगा। दो ऑप्शन है इसके पास। एंडोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से इसको हीट चाहिए, तो हीट चाहिए या तो अपने आप से खींच लेगा या तो सराउंडिंग से खींचेगा। वही लिखा हुआ है, दिस हीट मे बी प्रोवाइडेड बाय द लिक्विड इटसेल्फ और बाय द सराउंडिंग्स। सो व्हेन द इवापोरेटिंग लिक्विड टेक्स इट्स रिक्वायर्ड हीट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, मतलब जो सरफेस, अब सरफेस टू सरफेस हो रहा है। अब मान लीजिए मेरा ये वाला हाथ, ये वाला जो हिल रहा है, ये वाला पार्ट में जो इस लेयर में जो लिक्विड्स है ये इवापोरेशन होगा, ये इवापोरेशन होगा। तो इसको क्या चाहिए, ये बाकी का लेयर्स, जो नीचे का लेयर्स है उससे हीट लेके और इवापोरेट हो जाएगा। तो बाकी का जो जिससे हीट लिया, बाकी का जो लेयर्स बचा है नीचे उसके, उसमें जो हीट बचा है उस हीट को वो खींच लिया। तो ऑब्वियस सा बात है, वो ही जो अंदर में जो वाटर है या फिर लिक्विड है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कूल हो जाएगा। मतलब हो क्या रहा है कि मान लीजिए ये एक लिक्विड है, लेयर बाई लेयर, तो ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर है। तो फर्स्ट लेयर जब इवापोरेट होगा तो ये सेकंड और थर्ड लेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये इवापोरेट हो जाएगा फर्स्ट लेयर। जैसे ही इवापोरेट हो जाएगा सेकंड और थर्ड लेयर से हीट लेके, तो सेकंड और थर्ड लेयर का वाटर मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली थोड़ा सा कूल हो जाएगा। तो दिस इज़ द रीज़न इवापोरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। दिस हीट मे बी प्रोवाइड बाय द लिक्विड इटसेल्फ और बाय द सराउंडिंग्स, ठीक था यहाँ तक। सो व्हेन द इवापोरेटिंग लिक्विड takes the required heat from the other parts of the liquid, the rest of the liquids cool down। बाकी का जो बचा हुआ लिक्विड है कूल डाउन हो जाता है। खाली इवापोरेटिंग लिक्विड इवापोरेट होने के लिए रेस्ट ऑफ द लिक्विड से हीट ले लेता है, तो रेस्ट ऑफ द लिक्विड क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। इजी चीज़ है, बस याद रखिए। और इफ़ द लिक्विड टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स इट कूल्स द सराउंडिंग्स ऑल्सो। अगर ये हीट अपने लिक्विड से, बचा हुआ लिक्विड से ना लेके सराउंडिंग से ले ले, मान लीजिए इस वाल से ले ले, कंटेनर का वाल से हीट ले ले, तो ये कंटेनर भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हम लोग कंटेनर को छुएंगे तो क्या दिखेगा, ठंडा लगेगा थोड़ा सा कंपेरेटिवली। टेक्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग इट कूल्स द सराउंडिंग। तो यही रीज़न है इवापोरेशन कॉज कूलिंग का। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। देखिए पूरा पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इतना पार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कीजिए। हो गया, हो गया, अभी इसको कर लीजिए। हो गया, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। अभी क्या हो रहा है कि ये जब भी इवापोरेशन सरफेस में होगा, तो यहाँ वाला सरफेस क्या करेगा, इवापोरेट करेगा। ये हीट कहाँ से लेगा, इतने पार्ट से हीट ले लेगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, और हीट एब्जॉर्ब करके ये इवापोरेट कर जाएगा। तो यहाँ वाला हीट, जो भी हीट था इसके पास, ये वाला ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कूल हो जाएगा। तो दिस इज़ द रीज़न इवापोरेशन कॉज कूलिंग। बात इससे क्या होगा, इससे हम लोग बाकी सब चीज़ों का भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, उससे पहले एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि समर सीज़न में मान लीजिए कोई आदमी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कर रहा है, पसीना पसीना हो रहा है वो, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई फ़ैन नहीं है। तो स्वेटिंग हो रहा है तो क्या होगा, अगर मान लीजिए वो फ़ैन के नीचे आ गया, ये फ़ैन बना रहे हैं हम, ये कुछ अजीब तरह का बन गया। ऊपर मान लीजिए हम लोग फ़ैन लेते हैं, फ़ैन, तो जैसे ही फ़ैन चलने लगेगा, यहाँ पे जो भी आदमी स्वेट कर रहा है उसके बॉडी से वो स्वेटिंग, मतलब स्वेट का ड्रॉपलेट्स इवापोरेशन होगा, ठीक
ठीक है। तो इवापोरेशन होने के लिए उस ड्रॉपलेट्स का, स्वेट ड्रॉपलेट्स को हीट चाहिए होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो वो कहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा? उसमें तो एक ही लेयर है, दूसरा लेयर है ही नहीं। तो वो इस आदमी के बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर देगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो बॉडी क्या हो जाएगा? ये बॉडी क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को इतना मज़ा आता है जब हम लोग पसीना पसीना होते हैं और तुरंत हम लोग फ़ैन ऑन कर देते हैं, तब जो मज़ा आता है भाई वो बेस्ट है। क्योंकि उस टाइम पे जो कूल होता है वो नेचुरल कूलिंग होता है, इवापोरेशन से कूलिंग होता है। तो ये था एक सरफेस मतलब सराउंडिंग से हीट लेने वाला एग्जांपल कि किस तरह से एक इवापोरेशन के प्रोसेस में सराउंडिंग से हीट लेके कूल किया जाता है। उसका जीता जागता एग्जांपल खुद हम लोग इंसान हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, उसके बाद हम लोग कि हम लोग को गर्मी के दिनों में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी क्वेश्चन आने का चांस प्रोबेबिलिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, जो कि है वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर। समर में ज़्यादातर एडवाइस किया जाता है बड़ों से कि आप लोग समर में कॉटन का क्लोथ्स पहना कीजिए। क्यों? तो इसका आंसर है कि कॉटन जो है एक गुड एब्जॉर्वर ऑफ वाटर है, मतलब वो वाटर को जल्दी सोख लेता है अपने अंदर। तो उसके वजह से क्या होता है कि वो अंदर का जो स्वेट है उसको सोख के एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देता है, मतलब बॉडी से स्वेट को सोख लेता है और अपने अंदर सरफेस में ला लेता है और उसको एक्सपोज कर देता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में सनलाइट या फिर विंड स्पीड होने की वजह से वो इवापोरेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, जल्दी कर देता है, जिससे कि स्वेट जल्दी इवापोरेट हो जाता है और हम लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं। उसी को इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है कि कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्वर ऑफ हीट, सॉरी हीट नहीं, वाटर। It absorbs the sweat and exposes it to the atmosphere. This speed of evaporation of the sweat and makes us comfortable. बस यही लिखना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे हम लोग। जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, उससे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। तो ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है वाई डज वाटर गेट कूल्ड इन अ मटका या फिर अर्दन पॉट। जो मिट्टी का घड़ा होता है, मटका होता है, उसमें अगर हम लोग वाटर रख देते हैं तो वो जल्दी कूल क्यों हो जाता है? कूल होने का रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न क्या है कि अगर ये मटका है, मान लीजिए ये है मटका, इसमें अगर हम लोग पानी रख देंगे तो ये कूल क्यों हो जाता है? तो इसका छोटा छोटा पोर्स होता है, होल्स, टाइनी पोर्स। इससे क्या रिस जाता है वाटर, मतलब वाटर बाहर निकल जाता है हल्का हल्का करके, एकदम हल्का हल्का वाटर बाहर निकल जाता है, जिससे कि क्या होता है, ये वाटर इवापोरेट हो जाता है, इवापोरेट होता है। और इवापोरेशन क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है। तो ये अंदर के वाटर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जैसे ही वाटर इवापोरेशन के कारण अंदर के वाटर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ से, तो अंदर वाला वाटर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। बस यही रीज़न है। तो इसका मेन की पॉइंट क्या है कि इसका पोर्स, इस अर्दन पॉट्स में पोर्स होने के कारण वाटर बाहर निकल जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो इवापोरेट होता है। इवापोरेट होने की वजह से क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब कर लेता है अंदर से, और नेचुरली क्या होता है? ये कूल हो जाता है वाटर, अंदर वाला वाटर कूल रहता है। इसको कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं हम लोग डायरेक्टली। इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर को लिख लेंगे कि एन अर्दन पॉट, जो अभी तक हम लोगों ने हिंदी में एक्सप्लेन किया उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है। एन अर्दन पॉट हैज़ स्मॉल पोर्ट्स इन इट्स वॉल्स, उसके वॉल्स में स्मॉल पोर्ट्स होता है। व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू इट, सम ऑफ इट सीप्स थ्रू दिस पोर्ट्स टू इट्स आउटर सर्फेस। जैसे ही हम लोग वाटर उस पर पोर करते हैं, डालते हैं, तो कुछ वाटर सीप्स कर जाता है, मतलब निकल जाता है थ्रू दिस पोर्ट्स, उस पोर्ट से आउटर सरफेस की ओर। ऑन रीचिंग देयर, आउटर सरफेस में पहुंचते ही वो वाटर क्या करता है? इट इवापोरेट्स, इवापोरेशन करने लगता है। द हीट रिक्वायर्ड इज टेकन फ्रॉम पॉट एंड वाटर इन इट। अब इवापोरेशन के लिए जो हीट रिक्वायर होता है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आप लोग इसको भी ऐड कर सकते हैं कि वो हीट जो रिक्वायर होता है उसको लिया जाता है कहाँ से? या तो अर्दन पॉट से, या तो उसके अंदर जो वाटर है उसी से। तो उसी के रिजल्ट में क्या होता है कि अर्दन पॉट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अर्दन पॉट इज इन वाटर, या फिर अर्दन पॉट्स वाटर गेट्स कूल्ड। दैट्स इट। गेट्स कूल्ड लिखना है आप लोग को यहाँ पे, गेट्स कूल्ड, दैट्स इट। तो इसी के साथ पूरा चैप्टर हम लोग का ख़त्म होता है। आप लोग अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर जो नंबर दिया हुआ है उसमें आप लोग पूछ सकते हैं अपना डाउट। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।